नोटिस पीरियड में सैलरी मिलेगी या कंपनी आपका पैसा काटेगी? यही कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा रिज़ाइन करते समय होता है। कई एम्प्लॉयी सोचते हैं कि रिज़ाइन डाल दिया, अब जो पैसा आएगा वो फुल एंड फाइनल में आएगा, लेकिन जब एफएनएफ आता है या एफएनएफ स्टेटमेंट आता है, तो उसमें नोटिस रिकवरी, शॉर्टफॉल, एडजस्टमेंट या डिडक्शंस देखकर शॉक लगता है। और प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग कैलकुलेशन समझे बिना एफएनएफ जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। आज इस वीडियो में हम सिंपल तरीके से समझेंगे नोटिस पीरियड सैलरी कैसे कैलकुलेट होती है, नोटिस रिकवरी कब लग सकती है, कंपनी वन डे सैलरी कैसे निकालती है, बेसिक, ग्रॉस और सीटीसी में क्या फ़र्क पड़ता है, अर्ली रिलीज़ या वेवर का प्रूफ क्यों ज़रूरी है और एचआर से एग्ज़ैक्ट रिटन ब्रेकअप क्या माँगना है। सबसे पहले बेसिक समझिए, नोटिस पीरियड का मतलब है रिज़ाइन करने के बाद एम्प्लॉयी को कंपनी में फिक्स्ड पीरियड तक काम करना होता है ताकि हैंडओवर, रिप्लेसमेंट और ट्रांज़िशन स्मूथली हो सके। ये पीरियड आपके ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट या कंपनी पॉलिसी में लिखा होता है। किसी कंपनी में 30 डेज़ नोटिस होता है, किसी में 60 डेज़ होता है, किसी में 90 डेज़ होता है और कुछ रूल्स में अलग नोटिस टर्म्स भी हो सकते हैं। इसलिए पहला रूल है, रिज़ाइन करने से पहले ऑफर लेटर खोलो और नोटिस क्लॉज़ पढ़ो। अब पहला केस समझिए, अगर आपके ऑफर लेटर में 30 डेज़ नोटिस है और आपने पूरे 30 दिन सर्व कर दिए, तो जनरली उस नोटिस पीरियड की सैलरी आपको मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने काम किया है, आपने हैंडओवर दिया है, ऑफ़िस आए, टास्क कंप्लीट किए, इसलिए उस पीरियड की सैलरी पेएबल होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने नोटिस पीरियड पूरा सर्व नहीं किया, तो कंपनी शॉर्टफॉल डेज़ की रिकवरी लगा सकती है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। आपका नोटिस पीरियड 30 दिन का था। आपने सिर्फ 20 दिन सर्व किए, तो शॉर्टफॉल हुआ 10 दिन का। अब कंपनी कह सकती है कि 10 दिन की नोटिस रिकवरी लगेगी, लेकिन यहीं से असली कैलकुलेशन शुरू होता है, क्योंकि रिकवरी का अमाउंट सिर्फ शॉर्टफॉल डेज से डिसाइड नहीं होता। रिकवरी अमाउंट इस बात पर डिपेंड करता है कि कंपनी वन डे सैलरी किस बेसिस पर निकाल रही है। बेसिक सैलरी, ग्रॉस सैलरी या सीटीसी, यही सबसे बड़ा ट्रैप है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी मंथली ग्रॉस सैलरी 30,000 रुपए है। अगर कंपनी 30 डेज बेसिस लेती है तो वन डे ग्रॉस सैलरी 1,000 हुई। अगर शॉर्टफॉल 10 डेज का है तो रिकवरी 10,000 दिख सकती है। लेकिन अगर आपकी बेसिक सैलरी 15,000 है और कंपनी बेसिक पर रिकवरी लगाती है तो वन डे बेसिक 500 हुआ। 10 डेज रिकवरी 5,000 होगी। अब सोचो, सेम एम्प्लॉय, सेम नोटिस शॉर्टफॉल, लेकिन रिकवरी 5,000 भी हो सकती है और 10,000 भी। इसलिए एफएनएफ स्टेटमेंट में सिर्फ डिडक्शन अमाउंट मत देखो, फॉर्मूला देखो। अब सवाल आता है, कंपनी बेसिक लेगी या ग्रॉस? इसका जवाब यूनिवर्सल नहीं है। ये आपके एम्प्लॉयमेंट टर्म्स, कंपनी पॉलिसी, ऑफर लेटर और एचआर रूल्स पर डिपेंड कर सकता है। इसलिए आप अजम्पशंस मत लगाइए, एचआर से रिटर्न में पूछो, लिखित में पूछिए, मेल के थ्रू। नोटिस रिकवरी किस सैलरी कंपोनेंट पर कैलकुलेट हुई है? बेसिक पर हुई है, ग्रॉस पर हुई है, फिक्स्ड पे पर हुई है या सीटीसी पर हुई है? अगर कंपनी सीटीसी पर रिकवरी लगा रही है, तो और सावधान हो जाओ, क्योंकि सीटीसी में एम्प्लॉयर पीएफ, ग्रेच्युटी प्रोविजन, इंश्योरेंस कॉस्ट, बोनस प्रोविजन जैसी कई कंपोनेंट्स हो सकती हैं। हर कंपोनेंट एक्चुअल मंथली कैश सैलरी नहीं होती, इसलिए रिटर्न ब्रेकअप बहुत ज़रूरी है। अब दूसरा ट्रैप समझते हैं, 30 डेज़ बेसिस या कैलेंडर डेज़। कई कंपनी सैलरी कैलकुलेशन के लिए 30 डेज बेसिस यूज करती हैं। कुछ कैलेंडर डेज यानी महीने के एक्चुअल डेज दिखाती हैं, कुछ वर्किंग डेज बेसिस यूज कर सकती हैं। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मंथली सैलरी 31,000 है। अगर 31 दिन का महीना है और कंपनी कैलेंडर बेसिस ले रही है, तो वन डे अमाउंट यानी एक दिन का जो रकम या सैलरी हुई वो 1,000 हुई। अगर 30 डेज बेसिस ले रही है तो वन डे अमाउंट करीब 1033 रुपीज़ होगा, यानी 1,033 रुपया होगा। अमाउंट थोड़ा बदल जाएगा, इसलिए एचआर से पूछना है वन डे सैलरी कैसे निकाली गई है। अब तीसरा टैप समझते हैं, सर्व्ड डेज गलत काउंट होना। आपने 24 दिन सर्व किए लेकिन एफएनएफ में 20 डेज मान लिए, क्योंकि कभी अटेंडेंस इशू, कभी लीव एडजस्टमेंट, कभी लास्ट वर्किंग डे मिसमैच, कभी सिस्टम में रेजिग्नेशन अप्रूवल डेट अलग। इसलिए रिजाइन करते समय लास्ट वर्किंग डे लिखित में कंफर्म कराइए। मेल में साफ होना चाहिए, योर लास्ट वर्किंग डे विल बी दिस डेट। अगर लास्ट वर्किंग डे लिखित में नहीं है,
तो एफएनएफ कैलकुलेशन में कंफ्यूजन हो सकता है। अब चौथा पॉइंट समझते हैं, अर्ली रिलीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एम्प्लॉय कहता है कि सर मुझे जल्दी ज्वाइनिंग करनी है, प्लीज रिलीज कर दीजिए। मैनेजर बोलता है ठीक है, तुम जा सकते हो। एम्प्लॉय खुश हो जाता है, लेकिन बाद में एफएनएफ में नोटिस रिकवरी लग जाती है। क्यों? क्योंकि वर्बल अप्रूवल का प्रूफ नहीं था। अगर कंपनी आपको अर्ली रिलीज दे रही है तो मेल पर लिखवा लो, या नोटिस पीरियड इज वेव्ड, या फिर यू आर बीइंग रिलीज्ड अर्ली विदाउट रिकवरी, या फिर नोटिस शॉर्टफॉल विल बी एडजस्टेड एज पर पॉलिसी। जो भी सच है लिखित में होना चाहिए। वर्बल लाइन जैसे कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूचर में पैसा नहीं बचाएगी, कटवा देगी। रिटर्न प्रूफ बचाता है। अब पांचवा पॉइंट समझते हैं, नोटिस बाय आउट। कई कंपनी अलाउ करती हैं कि एम्प्लॉय नोटिस पीरियड सर्व ना करे और नोटिस बाय आउट कर दे, लेकिन बाय आउट भी लिखित में होना चाहिए। किसने अप्रूव किया, कितने डेज का बाय आउट है, किस सैलरी बेसिस पर है, क्या न्यू एम्प्लॉयर रिम्बर्स करेगा, क्या ओल्ड एम्प्लॉयर रिकवरी लगाएगा। अगर आप जॉब चेंज कर रहे हो और न्यू कंपनी बोलती है कि नोटिस बाय आउट रिम्बर्स कर देंगे, तो नई कंपनी से भी रिटर्न कंफर्मेशन लो, वरना ओल्ड कंपनी पैसा काट लेगी और न्यू कंपनी बाद में पॉलिसी दिखा देगी। अब छठा पॉइंट समझते हैं, लीव एडजस्टमेंट। कई लोग सोचते हैं कि मेरी लीव्स बची हैं तो नोटिस पीरियड में एडजस्ट हो जाएंगी, लेकिन ये ऑटोमेटिक नहीं होता। कई कंपनीज नोटिस पीरियड में लीव्स अलाउ नहीं करती हैं। कुछ कंपनीज अर्न लीव एडजस्ट कर देती हैं। कुछ कंपनीज लीव एनकैशमेंट अलग देती हैं। कुछ कंपनीज एक्सेस लीव को रिकवरी बना देती हैं। इसलिए एचआर से पूछो, नोटिस पीरियड में लीव एडजस्टमेंट अलाउड है या नहीं। मेरी कितनी लीव एडजस्ट हुई हैं, कितनी लीव इनकैश हुई, कितनी नेगेटिव लीव रिकवरी लगी। ये पॉइंट एफएनएफ में बड़ा डिफरेंस बता सकता है। अब सातवां पॉइंट समझते हैं, कंपनी ने आपको काम पर नहीं बुलाया। कभी कभी कंपनी रिजाइन एक्सेप्ट कर लेती हैं और बोलती हैं कि अब ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। ये सिचुएशन अलग हो सकती है अगर कंपनी खुद आपको कहती है कि आप नोटिस पीरियड सर्व मत करो, तो उसका रिटर्न प्रूफ ज़रूरी है, क्योंकि बाद में सिस्टम शॉर्टफॉल दिखाकर रिकवरी लगा सकता है। इसलिए अगर कंपनी बोलती है डू नॉट रिपोर्ट फ्रॉम टुमारो, तो तुरंत मेल भेजो, एज डिस्कस्ड प्लीज कंफर्म वेदर माई रिमेनिंग नोटिस पीरियड इज वेव्ड एंड वेदर एनी नोटिस रिकवरी विल बी एप्लीकेबल। ये एक लाइन आपकी सैलरी बचा सकती है। अब आठवां पॉइंट समझते हैं, एफएनएफ स्टेटमेंट में क्या चेक करना है। जब फुल एंड फाइनल स्टेटमेंट आए तो नोटिस पीरियड सेक्शन में ये चीज़ें देखो। notice period required days, notice period served days, shortfall days, 1 day salary amount, salary component used, notice recovery amount, leave adjustment, tax deduction, फाइनल पेएबल अमाउंट। अगर स्टेटमेंट में सिर्फ लिखा है नोटिस रिकवरी 18,500, तो ये इनकम्प्लीट है। बैकअप ब्रेकअप मांग लो उनसे, क्योंकि बिना ब्रेकअप के आप कैसे जानेंगे कि डिडक्शन सही है या गलत। कंपनी कुछ भी उल्टा सीधा काट लेगी पैसा। अब नवा पॉइंट समझते हैं, सैलरी कब मिलेगी। नोटिस पीरियड की सैलरी रेगुलर सैलरी साइकिल में आ सकती है या फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में क्लब हो सकती है। ये कंपनी प्रोसेस पर डिपेंड करता है। इसलिए रिजाइन करते समय एचआर से ये भी पूछो कि नोटिस पीरियड सैलरी रेगुलर पेरोल में आएगी या एफएनएफ में। एफएनएफ कितने दिन में प्रोसेस होगा, फाइनल पे स्लिप कब मिलेगी, फॉर्म 16 में अमाउंट रिफ्लेक्ट होगा या नहीं। आठवां पॉइंट समझते हैं, टैक्स और फॉर्म 16। अगर नोटिस रिकवरी या एफएनएफ एडजस्टमेंट हुआ है तो सैलरी, टीडीएस और फॉर्म 16 में मिसमैच हो सकता है। इसलिए फाइनल पे स्लिप, एफएनएफ स्टेटमेंट और फॉर्म 16 को मैच करना बहुत ज़रूरी है। अगर टैक्स कट गया है तो उसका रिकॉर्ड फॉर्म 16 AIS 26AS में चेक करना पड़ेगा। अब एक सिंपल एचआर मेल टेम्पलेट सुनो, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से देख लेना और इसे सेव भी कर लो। इस वीडियो को तो ज़रूरी सेव कर लो। डियर एचआर, प्लीज शेयर माई नोटिस पीरियड कैलकुलेशन ब्रेकअप इंक्लूडिंग required notice days, serve days, shortfall days, salary component used for calculation, 1 day salary amount, notice recovery, if any, leave adjustment, final payable salary, TDS and FNS processing timeline। इस मेल से क्लैरिटी आ जाएगी। अब ज़रा क्विक चेकलिस्ट देख लेते हैं। ऑफर लेटर का नोटिस पीरियड क्लॉज पढ़ो, रिक्वायर्ड नोटिस डेज नोट करो, एक्चुअल सर्व डेज कैलकुलेट करो, शॉर्टफॉल डेज समझो, 1 डे सैलरी बेसिस पूछो, बेसिक ग्रॉस या सीटीसी रिटर्न में ले लो, अर्ली रिलीज वर्बल नहीं मेल पर ले लो, लीव एडजस्टमेंट चेक कर लो, नोटिस रिकवरी का ब्रेकअप मांग लो, फाइनल सैलरी स्लिप या पे स्लिप और फॉर्म 16 मैच करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नोटिस पीरियड में डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन समझे बिना एफएनएफ एक्सेप्ट करना भी ठीक नहीं है, ये गलती है।
अगर आपको नोटिस पीरियड सैलरी कैलकुलेशन चेकलिस्ट चाहिए तो कमेंट में लिखो नोटिस, मैं भेज दूँगा। इस वीडियो को सेव कर लो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट में पूछ लो। अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर भेजो, जो नौकरी तो कर रहा है लेकिन नौकरी में जो एचआर की और मैनेजमेंट की जो ये टेक्निकैलिटीज़ हैं, दाँव-पेच हैं, ये भी सीख जाए। मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में।